विद्यार्थियों, मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगति संस्थान अन्नापुर से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैंने आपको इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता का एक विधिवत अध्ययन कराया था। आज हम चलते हैं उसके पहले के जो पाठ में उसको छूट गया था वो लेसन प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल और इसके साथ साथ पाषाण काल का भी चर्चा हम करेंगे। देखते हैं। देखिए, किसी भी विषय वस्तु के अध्ययन से पूर्व उसके स्रोत को जानना नितांत आवश्यक है। स्रोत ही वह विषय वस्तु होती है जिससे हम किसी वस्तु से परिचित होते हैं, किसी विषय से परिचित होते हैं। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को सम्मिलित किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता और ऐतिहासिक काल वैदिक काल से शुरू होता है। जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है वो प्रागैतिहासिक काल है। जिसके बारे में लिखित सामग्री तो उपलब्ध है लेकिन पठनीय नहीं है वो आद्य ऐतिहासिक काल है। और वैदिक काल से जहाँ से लिखित विधिवत इतिहास शुरू होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास जानने के स्रोतों में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे हैं जो कि अभिलेख के रूप में हैं, स्मारक के रूप में हैं, भवन के रूप में हैं, सिक्के के रूप में हैं, मूर्तियों के रूप में हैं, चित्रकला के रूप में हैं, मोहरों के रूप में हैं। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया है। एक भारतीय साहित्य है और दूसरा विदेशी साहित्य है। भारतीय साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य हैं। विद्यार्थियों, ब्राह्मण साहित्य नाम जब ले लिया जाता है उसमें वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, उपवेद है, खड़दर्शन है, महाकाव्य है, पुराण है, स्मृतियाँ हैं। इसके बाद भारतीय साहित्य में बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य जिसको आगम कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत तमाम तरह के त्रिपिटक इत्यादि आते हैं। संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। हम आगे बढ़ते हैं विदेशी साहित्य के बारे में। विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनान एवं रोम के लेखकों में मेगास्थनीज हैं, टालमी हैं, हेरोडोटस है, नियार्कस हैं, अरिस्टोबुलस है। चीनी लेखकों में फाहियान है, वेनसांग है, इत्सिंग है। संगम साहित्य और अरबी लेखकों के अंतर्गत अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो, इब्न बतूता। देखिए, 2 प्रश्न और भी बहुत महत्वपूर्ण आपको बताए जा रहे हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो इस तरह से अब हम दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। स्मारक और भवन। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5800 वर्ष पुरानी है। सभ्यता का चरमकाल 2500 BC से 1500 BC है जिसकी चर्चा हमने पहले ही किया था। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 BC में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, लोहे की खोज इतिहास में 1000 ईसा पूर्व के आसपास है। यहाँ मंदिर निर्माण की शैलियों का उल्लेख किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली के होते थे जिसका विस्तार नर्मदा नदी के तट तक हुआ करता था। मंदिर होते थे और उसमें प्रदक्षिणा पथ होता था घूमने के लिए। जो चारों तरफ परिक्रमा मार्ग होता है वही प्रदक्षिणा पथ है। मध्य भारत के मंदिर जो नर्मदा नदी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच हुआ करते थे उनको बेसर शैली कहा जाता था। और दक्षिण भारत के मंदिर को द्रविड़ शैली कहा जाता था जो कृष्णा नदी के दक्षिण तक का क्षेत्र था। बेसर शैली में दोनों तरह के मंदिरों का निर्माण जिस तरह से होता था, मंदिर के ऊपर मंदिर जैसी संरचना, ये दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली थी। देखिए, अब हम आते हैं सिक्के के ऊपर। सिक्कों से 206 BC से लेकर 600 AD तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान होता है। सिक्के तांबा, चांदी, सोना, सीसा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। आहत क्यों कहा जाता था? ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता था। यहाँ हम एक चीज़ को समझते हैं विद्यार्थियों, BC और AD शब्द आता है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, AD का मतलब शब्द एनोडोमनी है। BC शब्द जो है 2,40,000 ईसा पूर्व से जब इतिहास शुरू होता है तो फिर आकर के वो ईसा मसीह के जन्म के समय 0 पर आ जाता है और वहाँ से फिर ईस्वी शुरू हो जाता है। उधर से जो इतिहास बनेगा वो घटते हुए क्रम में होगा। 2.5 लाख से 1 लाख, फिर 1 लाख से 40,000, इस तरह जो विभाजन तय किया जाता है। अब आप देखिए, सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं। सोने, चांदी,
शीशे चांदी, तांबा और सोने के बनते थे। सातवाहन ने शीशे के और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद फिर आप आ जाते हैं मूर्तियों से संबंधित प्रश्न पर। मूर्तियाँ। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से प्रारंभ होता है। भरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झलक देखने को मिलती है। चित्रकला। अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक है। बोधिसत्व पद्म पाणि मतलब महात्मा बुद्ध का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो अजंता में स्थित है। इसके बाद फिर आप देखते हैं अगले पॉइंट पे, इतिहास जानने के स्रोतों में ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्यों में सबसे पहले वेद। तो आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिनका अध्ययन हम वैदिक साहित्य में विधिवत रूप से करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम सामान्य रूप से इसका अध्ययन कर लेते हैं। वेद से संबंधित जो क्वेश्चन है 1500 BC से 1000 1500 BC से 1000 BC के बीच का जो कालखंड है वो पूर्व वैदिक काल है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसके पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। सविता सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तीसरे मंडल में है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वां मंडल चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है, जिसमें लिखा गया है चातुर्वर्ण 4 वर्णों की समाज की संकल्पना का आधार बताया गया। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशिकी अथवा सांख्यायन, ये महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं हम तुरंत यजुर्वेद के ऊपर। यज्ञों के नियम और विधानों का इसमें संकल्प है। कर्मकांड है, पद्य और गद्य दोनों में है। कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। यजुर्वेदों के मंत्रों का अध्ययन करने वाला पुरोहित या अधर्व कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट बात है, अधर्व। यजुर्वेद के उपनिषदों में कठोपनिषद, ईशोपनिषद, स्वरोपनिषद, मैत्रायणी। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ है और तैतरीय है। अब हम आगे बढ़ते हैं। साम क्या है? सामवेद। देखिए, सामवेद की चर्चा कर लेते हैं। साम का अर्थ है गान। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। भारतीय संगीत का जनक है। 7 स्वरों की उत्पत्ति है। सारे क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं आपको एक जगह कर दिए गए हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसमें सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के उपनिषदों में छांदोग्य है और जैमिनी है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 25 ब्राह्मण, 28 ब्राह्मण। अब हम सीधे आ जाते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्व अथवा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई है। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ इसका गोपथ है। उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, जिससे भारतीय आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अथर्ववेद का ही उपनिषद है मुंडोक उपनिषद, जिससे वो लिया गया है। और इसके उपनिषदों में प्रश्नोपनिषद, मांडव्यूकोपनिषद। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति, जिसका उल्लेख आधुनिक राज्यसभा और लोकसभा के समान किया जाता है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ इकट्ठा कर दिया गया। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद का शतपथ और तैतरीय, सामवेद का 25 ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। वेदांग। वेदों को हरिभाषा समझने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है उसे वेदांग कहते हैं। वेदांगों की संख्या विद्यार्थियों 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। शिक्षा का संबंध उच्चारण से, विधि से है। कल्प का संबंध कर्मकांड से है। निरुक्त का संबंध भाषा विज्ञान से है। छंद का संबंध चतुष्पदी श्लोक से है। ज्योतिष भाग्यफल से संबंधित है। व्याकरण शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित है। अभी हाल ही में SDI परीक्षा में इसको जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से ही ये नोट्स बनाया गया है कि सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो। अब बात आ जाती है महाकाव्य।
महाकाव्य दो हैं। रामायण आदि महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है, जबकि रामचरितमानस भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो तुलसीदास जी का है। महाभारत रचना वेद व्यास की है। प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम आ जाते हैं पुराण। पुराणों की संख्या 18। रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अब बात आती है बौद्ध साहित्यों को। बौद्ध साहित्यों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है और त्रिपिटक में एक विनय पिटक है, दूसरा सुत्त पिटक है, तीसरा अभिधम्म पिटक है। ये बहुत घुमा फिरा करके बार बार पूछा जाता है। विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त में धार्मिक उपदेश और सिद्धांतों का संग्रह है और दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह अभिधम्म में है। अब बात आ जाती है बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। दीप वंश एवं महावंश में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें हिंद यमन शासक मिनांडर के विषय में सूचना मिलती है। इस तरह से देखिए विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह और दार्शनिक विवेचना जो सिद्धांतों की है वो अभिधम्म पिटक में है। इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं, आगे देखिए, हीनयान। हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है जिसमें बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय का ग्रंथ ललित विस्तर है और दिव्यावदान है। ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन है। जैन साहित्यों की चर्चा करते हैं। जैन साहित्यों को विद्यार्थियों आगम कहा जाता है। परशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण ये जैन साहित्य से संबंधित हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। अब हम लौकिक या सांसारिक जगत के साहित्यों की चर्चा कर लेते हैं जिसमें अर्थशास्त्र एक प्रमुख रचना है जो राजनीतिक क्षेत्र पर लिखी गई रचना है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा रचित है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष योगदान है। विद्यार्थियों एक चीज़ यहाँ स्पष्ट जान लेना आवश्यक है, अर्थशास्त्र एक विषय भी है और उस अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ माने जाते हैं जिनकी रचना वेल्थ ऑफ नेशन है, राष्ट्रों के धन है। तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है, वह अर्थशास्त्र अर्थ की व्यवस्था क्षेत्र में है, यह अर्थशास्त्र राजनीति का क्षेत्र है। विद्यार्थियों इतिहास देश प्राचीन काल में उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कलहण की राज तरंगणी पर हमको जाना होगा। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का ये प्रथम प्रयास है। और अब यहाँ देखते हैं अर्ध ऐतिहासिक रचना और ऐतिहासिक रचना। अर्ध ऐतिहासिक रचना जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हो जाती है लेकिन तब भी इतिहास की जानकारी हमको उससे मिलती है, वो अर्ध ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक रचनाएं पूर्ण रूप से उस शासन के कालखंड के बारे में जानकारी मिलती है। हम अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में देखते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी है, कात्यायन की वर्तिका है, पतंजलि का महाभाष्य है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम है। ऐतिहासिक रचनाओं में अश्वघोषकृत बुच्चरित, बाणभट्टकृत हर्षचरित, वाक्पतिकृत गौड़हो, विलहणकृत विक्रमांकदेव चरित, संध्याकर नंदीकृत रामचरित, हेमचंद कृत कुमारपाल चरित और जयानक कृत पृथ्वीराज विजय है। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। एक तरफ रचना है, रचनाकार हैं, विशेष तथ्य हैं। अष्टाध्यायी क्या है, उसके रचनाकार पाणिनि हैं, व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। महाभाष्य पतंजलि से संबंधित पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी देता है। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है, मौर्य काल के बारे में जानकारी। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है, मौर्य काल के बारे में जानकारी। अर्थशास्त्र कौटिल्य मौर्य काल के बारे में जानकारी। नीति सार कामंदक गुप्त कालीन राजतंत्र के बारे में जानकारी। मालविकाग्निमित्रम मालविका और अग्निमित्र के बारे में कालिदास की रचना है, शुंग वंश के बारे में जानकारी। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी। हर्षचरित बाणभट्ट
हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन। रामचरित संध्याकर नंदी बंगाल के राजा रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। राज तरंगणी कल्हण कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी है। विद्यार्थियों हम आते हैं यूनान एवं रोम के लेखों में। टेसियस है ईरान का राजवैद। हेरोडोटस इतिहास का पिता जिसे कहते हैं 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका की रचना की थी। भारत एवं फारस के संबंधों का वर्णन मिलता है। और सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में ये पूछा जाता है सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में नियार्कस, आनेसिक्रिटिस, अरिस्टोबुलस। सिकंदर के पश्चात के लेखों में 3 राजदूत हैं। मेगास्थनीज इंडिका की रचना की है। सेलुकस निकेटर का राजदूत है। इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत है जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनीसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत बिंदुसार अन्य स्रोतों में अशोक के राज दरबार में आया था। प्लिनी इसकी पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। भारत के पशुओं पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में इसके विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम आ जाते हैं अंतिम पॉइंट में यहाँ पे चीनी यात्रियों के विवरण। चीनी यात्रियों में फाहियान, ह्वेनसांग, इतसिंग। फाहियान 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ये महत्वपूर्ण हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हर्षवर्धन। इतसिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। विद्यार्थियों आप जानते हैं कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी ने उसने विनाश कर दिया था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। अब आप आ जाते हैं अन्य यात्रियों के विवरण में। अलबरूनी और इब्न बतूता। अलबरूनी के बारे में जितने क्वेश्चन हैं एक साथ देखिए। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और महमूद गजनवी एक विद्वान था और भारतविद भी था। इतिहासकार, साहित्यकार, सारे गुण इसमें मौजूद थे। अरबी में लिखी गई इसकी कृति तहकीक हिंद है जिसे किताबुल हिंद भारत की खोज कहते हैं। 1888 में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था और इसका अनुवाद हिंदी भाषा में भी है, बांग्ला भाषा में भी है, अंग्रेजी भाषा में भी है। इब्न बतूता यात्रा वृत्तांत इसकी रेहला है, अरबी भाषा में रचित है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर और रोचक जानकारी देती है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। बाद में अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। इस तरह विद्यार्थियों वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा वाव हो जाता है। इस नाते हमने इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों के बारे में इसमें जानकारी की। हमको आशा है बहुत तीव्र गति से आप इसको दोहरा लेंगे, आपका अध्ययन पूर्ण हो जाएगा। सभी परीक्षाओं के लिए रचनाओं की दृष्टि से, परीक्षाओं की दृष्टि से, अन्य विषयों की रचनाओं की भी दृष्टि से यह चैप्टर बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आपको लगातार ताबड़तोड़ वीडियो भेजी जा सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।